बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज की वीडियो इस कदर इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में बहुत सारी गुत्थियां खुल जाएंगी। उन गुत्थियों के खुलने से हो सकता है कुछ ऐसी बातें जिसने आपकी जिंदगी को रोक के रखा हुआ था, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में नाकामी और बदहाली थी, उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। नाज़रीन, जो बातें हम यहां पे करते हैं, बाज औकात हर शख्स को इन बातों की जरूरत नहीं होती। हर शख्स एक अलग जिंदगी गुजार रहा है, हर शख्स की अलग प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आज जिन 7 आदात का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये यूनिवर्सल हैं। दुनिया में जहां भी इन बातों पर अमल नहीं किया जाता, वहां के लोग नुकसान उठाते हैं। दुनिया में जहां भी इन बातों पर अमल किया जाता है, वहां के लोग कामयाब और खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। आज हम बात करेंगे कि खुशहाल और कामयाब खानदान की 7 ताकतवर आदतें कौन सी होती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इन आदतों को अपने अंदर लेकर आएंगे, यकीन करें आपके हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, आप कितनी ही नाकाम और बदहाल जिंदगी क्यों ना गुजार रहे हो, आज की वीडियो के ऊपर अगर आपने अमल करना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खुशहाली और कामयाबी के रास्ते पर गामजन हो जाएगी। कामयाब और खुशहाल घराने के लोगों की पहली खूबी, बुनियादी खूबी वो क्या होती है? वो ये होती है कि वो बहाने नहीं तराशते, बल्कि जिम्मेदारी कबूल करते हैं। नाज़रीन, इस कॉन्सेप्ट को समझना बेइंतहा जरूरी है, और इसे समझाने के लिए मैं आपको 8 साल पुराना एक वाकया सुनाता हूं। ये एक वाकया आपको बहुत बड़ा सबक देगा। मेरा ट्रेनिंग सेशन था। उस सेशन में एक बहुत कामयाब शख्स, एक बहुत बड़े शख्स आके बैठे और पूरा प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया। अटेंड करने के बाद वो चले गए वहां से। तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद वो दोबारा मुझसे मिलने के लिए आए और मुझसे कहने लगे कि मैं खास तौर पे आपसे मिलने के लिए आया हूं और आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। मैंने अच्छा। कहने लगे, जब मैं लास्ट टाइम आपके पास आया था तकरीबन 2 महीने पहले, तो उस वक्त मैं बड़ी अजीब और गरीब कैफियत का शिकार था। मैं अपनी जिंदगी में एक बहुत खतरनाक फैसला करने जा रहा था, लेकिन आपके सेशन ने मुझे वो फैसला करने से रोक दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने, वो क्या फैसला था? तो वो बताने लगे कि मेरा एक बेटा है, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। मेरी एक बीवी है जिससे मुझे बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी। हमारे दरमियान इतने अख्तिलाफात होते थे, इतनी लड़ाइयां होती थी कि मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा। वैसे तो मैं ये फैसला पहले भी कई दफा कर चुका था, लेकिन अपने बेटे की वजह से मैं रुक जाया करता था। इस दफा मैंने कहा कि नहीं, हम दोनों की लड़ाई से बेटे का बहुत नुकसान हो रहा है, मैं कहीं और शादी कर लूंगा, शायद इससे अच्छा माहौल मेरे बेटे को मिल जाएगा जिसकी उसको जरूरत है। वो हमारे सेशन में आके बैठे और उस 2 घंटे के सेशन के अंदर मैंने खास तौर पे सिर्फ 2 पॉइंट को डिस्कस किया। तो वो बताते हैं कि उन 2 पॉइंट्स ने मुझ पर क्या असरात मुरतब किए। पहला पॉइंट ये था कि आप जिम्मेदारी कबूल कीजिए। अगर आपके हालात ठीक नहीं हैं, अगर आपके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, अगर आप मुआशी तौर पर जिंदगी अच्छी नहीं गुजार रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यह समझना चाहिए कि इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है। गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, रिश्तेदार जिम्मेदार नहीं है, कॉम्पिटिटर जिम्मेदार नहीं है, हालात जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूं। क्योंकि इन्हीं हालात के अंदर बेशुमार लोग बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपके ताल्लुकात खराब हैं, तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं। पहली बात, उन्होंने ये बात सुनी, लेकिन वो थोड़े से तजब्जुब का शिकार थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरा पॉइंट मेरा यह था कि आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहे कर सकते हैं। आप दौलत कमाना चाहे कमा सकते हैं, आप ताल्लुकात बेहतर करना चाहे कर सकते हैं, आप लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाना चाहे बेहतरी ला सकते हैं, आप एक बहुत नेक और दियानतदार जिंदगी गुजारना चाहें वो भी गुजार सकते हैं। आप जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहें हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक कीमत है। अब वो कीमत अदा कीजिए, वो चीज आपको मिल जाएगी। वो साहब ये 2 बातें जहन में बिठा के चले गए। पहली बात ये कि मैं जिम्मेदार हूं, दूसरी बात ये कि मैं अगर प्राइस पे करूंगा तो मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ताल्लुकात मेरे खराब हैं, तो इसमें इसका मतलब है मेरी भी गलतियां हैं। दूसरी बात ये कि मैं प्राइस पे नहीं कर रहा ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। वो घर गए और उन्होंने अपनी बीवी से कहा, चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं। वो बड़ी हैरान हुई, वो भी बहुत कामयाब खातून है। तो वो हैरान होकर शक्ल देखने लगी कि आज आपकी तबीयत तो ठीक है। मैंने, हाँ कोई बात नहीं, चलते हैं, आउटिंग थोड़ी सी हो जाएगी। तो वो तैयार हो गई। हम गए, बहादुराबाद पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहां बैठे और वहां पे उन्होंने खाना खाया, बातचीत होने शुरू हुई। उन्होंने ये 2 बातें अपने गिरह से बांध ली कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूं
उन्होंने रियलाइज किया कि मैं बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा था। फिर उन्होंने प्राइस पे करना शुरू किया। इस वाक़े को तकरीबन 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आज उनका बेटा जवान हो चुका है और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी, बहुत कामयाब फैमिली की शक्ल बन चुकी है उनकी फैमिली की। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगियों में, पेरेंटिंग में भी और हमारी पर्सनल लाइफ में भी, हमारी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये सोचे कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। एक सेशन के बाद मियाँ बीवी मेरे पास आए। अच्छा, सेशन का मेरा टॉपिक यही था कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेशन के बाद आ गए मियाँ कि भाई मैं तो बड़ी कोशिशें करता हूँ, मेरी बीवी करती नहीं है। बीवी कहने लगी मैं तो अपने कुछ भी कर लूँ, मेरे शोहर कभी भी उसको एक्नॉलेज नहीं करते। मैंने कहा आपने इस पूरे सेशन से ये बात भी नहीं सीखी कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरी गलती है। आपने ये भी नहीं सीखा कि दूसरों को सुधारने के बजाय अगर मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूं तो हालत बेहतर हो जाएंगे। आपने इतनी सी बात नहीं सोची। घरों में क्या होता है, बच्चे अगर गलत बिहेव कर रहे हैं तो बच्चे जिम्मेदार होते हैं, या माओ के नजदीक बाप जिम्मेदार होते हैं, बाप टाइम नहीं दे रहे। बाप के नजदीक माँ जिम्मेदार होती है कि ये तो माँ की जिम्मेदारी है। कभी दादा दादी जिम्मेदार होते हैं, फुप्पियां जिम्मेदार होती हैं, सब जिम्मेदार होते हैं। ये मियाँ बीवी जिम्मेदार नहीं होते। और जो लोग ये बात समझ लेते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, यकीन करें 80% से ज्यादा मसाइल आपके सिर्फ इस एक पॉइंट से हल हो जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पॉइंट को और डिटेल में समझने के लिए आपको उन 6 आदतों की तह में जाने की जरूरत है जिसका मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं। उन 6 आदतों को समझेंगे तो आपके बड़े मसाइल हल होंगे। 80% मसाइल आपके इस वजह से हल होंगे और उन 6 पॉइंट की मदद से आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे और आप अपने तकरीबन तमाम मसाइल हल कर लेंगे इंशाल्लाह। दूसरा पॉइंट, नाज़रीन, दूसरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि हर शख्स आपको पसंद करे, इस ख्याल से बाहर आ जाइए। आप अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए कि मुझे लोग पसंद करें, सब लोग पसंद करें। यकीन करें मुझे इतनी हैरत होती है जब लोग बात कर रहे होते हैं, इतने परेशान है। खवातीन में ये मसला ज्यादा होता है। वैसे तो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, मर्दों में भी होता है और दुनिया भर के मर्दों में होता है, लेकिन खवातीन में इस बात की ख्वाहिश ज्यादा होती है कि उन्हें ज्यादा पसंद किया जाए। और जब उनको पसंद नहीं किया जाता या उनको लगता है कि उनको अहमियत नहीं दी जा रही तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। ये बात हमें वालिद साहब ने बहुत पहले सिखा दी थी, शादी से पहले। वो कहते थे कि बेटा, अपनी बेटियों को एक दफा भी नजरअंदाज मत करना, चाहे बेटे को 3 दफा नजरअंदाज कर दो। लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो वो मोहब्बत करती भी ज्यादा है, इसलिए वो चाहती हैं कि उनसे मोहब्बत ज्यादा की जाए। ऐसे बज़ाहिर तो ये सीधी सी बात है, लेकिन इस बात का लोगों को नुकसान बहुत होता है। जब तक आप ये चाहते हैं ना लोग आपसे मोहब्बत करें, तो यकीन करें आपकी जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जिस वक्त कोई शख्स ये तहैया कर लेता है कि मैं ये इस बात की परवाह नहीं करूंगी या नहीं करूंगा कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, लोग मुझे अच्छा समझें, यकीन करें वो अपने आप को इतने बड़े बर्डन से बाहर निकाल लेते हैं, इतने बड़े बोझ से आजाद कर देते हैं। अब उन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अब उनका फोकस चेंज हो जाता है। ये फोकस जो चेंज होता है, ये उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है। पहले वो ये सोचते थे कि लोग मुझे पसंद करें। हो सकता है कि आप इस दुनिया के सबसे रसीले और सबसे मीठे आड़ू हों, उसके बावजूद दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें आड़ू पसंद नहीं है। जब हम मार्केट जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पूरी दुनिया एक ही सूट पसंद कर रही हो। बहुत कीमती, बहुत अच्छे अच्छे सूट ऐसे होते हैं जिनको अक्सर लोग देखते ही नहीं, उसके पास से गुजर जाते हैं। और बाद ऐसे सूट होते हैं जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे होते, किसी को पसंद नहीं आ रहे होते, और लोग उसको देख के पागल हो जाते हैं कि हमें तो यही चीज चाहिए। ऐसा होता है। तो हर शख्स आपको पसंद करे ये मुमकिन नहीं है। क्यों चाहते हैं आपको कोई पसंद करे? आपको तो ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे इस दुनिया में बेहतरी आए, मैं सिर्फ क्या परफॉर्मेंस दूं कि जिससे लोगों को फायदा हो। जब आप ये सोचेंगे ना कि मेरी वजह से दुनिया बेहतर हो, मेरी वजह से लोगों की जिंदगी में बेहतरी आए, मेरी वजह से मेरी जिंदगी से नेगेटिविटी खत्म हो जाए, जब आप इस बात को फोकस करेंगे तो आप यकीन करें आपकी जिंदगी खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पसंद किए जाना बहुत ही बुरा ख्याल है। ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स इबादत करे और उसकी ख्वाहिश ये हो कि लोग उसको इबादत गुजार समझें, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, रियाकारी है और ये शिर्क की एक किस्म है।
एक मरतबा एक सहाबी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था, तो एक शख्स आए और उन्होंने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा। तो मेरे दिल में बड़ी खुशी पैदा हुई कि उन्होंने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है, तो क्या बुरी बात है? आपने फरमाया नहीं, तुम नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ रहे थे ना, छुप के पढ़ रहे थे या अकेले पढ़ रहे थे। वो इत्तेफाकी तौर पे कोई शख्स आ गए और आपको खुशी महसूस हुई, ये बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे? फिर आपने फरमाया कि अगर नेकी क्या होती है, नेकी वो होती है कि जिसको करने के बाद आपको खुशी महसूस हो। वो गुनाह क्या होता है? वो मफहूम है उसका। वो गुनाह क्या होता है? जो तुम्हारे दिल में खटके, जिसके करने के बाद तुम्हें अफसोस हो, निदामत हो, वो गुनाह है। तो अगर तुम्हें कोई नेक काम करके खुशी हो रही है, कर तुम अल्लाह के लिए रहे थे, लेकिन लोगों को पता चला और उन्होंने तुम्हें वो करते हुए देख लिया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। बाज औकात छुप के देने का हुक्म है, बाज औकात दिखा के देने का हुक्म है। सबका सब डिपेंड करता है नियत पे कि आपकी नियत क्या है। आपकी नियत ये है कि मैं सबके सामने दूंगा तो और लोग भी मोटिवेट होंगे, बहुत अच्छी बात है। नियत क्या है आपकी? लेकिन आपकी नियत ये है कि मैं अगर सबके सामने दूंगा तो मेरे दिल में तकब्बुर पैदा हो सकता है, दिखावा आ सकता है, तो आप चुपके से दे रहे हैं, या किसी की बेइज्जती हो सकती है मैं सबके सामने दूंगा। सारा का सारा जो खेल है ये नियत का है, और अल्लाह ताला सारे फैसले करता है नियतों के ऊपर। तो आपको यह जहन में बिठा लेना चाहिए कि सब आपको पसंद नहीं कर सकते, और निकल जाइए इस सोच से। अपनी औलाद को भी ये बात समझाइए कि अपना काम पूरी मोहब्बत से, पूरी दयानतदारी से करो। लोगों से तवक्को ना रखो कि लोग तुम्हें पसंद करें। इसका एक और नुकसान क्या होता है नाज़रीन, बाज़ औक़ात आप इतनी मेहनत से, इतनी कोशिश से एक काम करते हैं, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि लोग उसको आपको आपकी तारीफ नहीं करते। तो नुकसान क्या होता है? आपका दिल छोटा हो जाता है। लेकिन जब आप काम मोहब्बत से करते हैं, दयानतदारी से करते हैं, अब लोग तारीफ करें या ना करें, दिल छोटा नहीं होता। कोई तारीफ कर दे तो खुशी आती है, तारीफ ना करे, नजरअंदाज करे, तो दिल छोटा नहीं होता। अल्लाह ताला देख रहा है, वो आपको उसका बहुत बड़ा अजर देगा आखिरत में, और दुनिया में अल्लाह ताला उस नेकी के बदले आपके दिल में सुकून, सकीनत, इत्मीनान डाल देगा। नहीं, तीसरा पॉइंट ये है कि कामयाब लोग वक्त जाया नहीं करते। कहते हैं कि द ट्रबल इज वी थिंक वी हैव टाइम। मुश्किल ये है, मुसीबत ये है कि हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है। हम ये देखते हैं कि बच्चे कितनी तेजी से, एक बच्चा पैदा होता है, कितनी जल्दी वो 5 साल का हो जाता है, फिर वो 15 साल का हो जाता है, फिर वो 25 साल का हो जाता है। हमारे सामने पूरी जिंदगी यूं घूम रही होती है। हम हैरान रह जाते हैं कि हालात कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसको एक मिसाल से समझिए। 2 टंकियां रखी हैं, एक टंकी वो है जिसके अंदर नल लगा हुआ है, एक टंकी वो है जिसमें नल नहीं है बल्कि सुराख है, दोनों पानी से भरी हुई है। पहली टंकी जो है वो पूरी कंट्रोल में है, आप चाहे तो नल खोल दें, चाहे तो बंद कर दें। दूसरी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, पानी मुसलसल बह रहा है, आपको उसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना ही करना है। अगर नहीं किया तो सारा पानी बह जाएगा, बाद में पछतावे और मुश्किल के अलावा कुछ हाथ में नहीं बचेगा। नाज़रीन, जो पहली टंकी है वो है पैसों की, दौलत की। आपके हाथ में कितनी खोलनी है, कम खोलनी है, ज्यादा खोलनी है, बंद करनी है, कंट्रोल आपके पास है। आपकी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अगर आपने समझदारी से काम किया तो उसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो मिसाल है वक्त की, वक्त को आप रोक नहीं सकते, वो तो गुजरना ही है। अगर आपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया तो आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। क्या पछताएंगे? अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं, उन नेमतों के अंदर जो बहुत बड़ी नेमत है, अजीम तरीन नेमत है, वो है वक्त। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। वक्त की कसम, जमाने की कसम, तमाम इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो नेक अमल करें दूसरी चीजें। लेकिन अल्लाह ने कसम किसकी खाई है? इंसान खसारे में कौन है, ये बताने के लिए अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई है। नाज़रीन, जो लोग वक्त की नाशुक्री करते हैं, नाशुक्री का अजाब आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो मेरा अजाब भी बहुत शदीद है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि वक्त इतनी बड़ी दौलत है, अगर इतनी बड़ी नेमत है, अगर हमने उसकी नाशुक्री की तो उसका अजाब कितना बड़ा होगा। जितनी बड़ी नेमत की नाकदरी करेंगे उतना बड़ा आपके ऊपर अजाब आएगा। वक्त बहुत बड़ी नेमत है, अगर हमने उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपने उसको कारामत कामों में, अहम कामों में इस्तेमाल नहीं किया, तो बहुत नुकसान उठाएंगे। अहम काम से मुराद क्या है?
अहम काम से मुराद ये है कि हर वो काम जो आपको मकसद के करीब करे वो अहम है। हर वो काम जो आपके गोल्स, आपके अहदाफ के करीब करे वो अहम काम है। तो नाज़रीन, अपने कामों को, जो लोग कामयाब खानदानों की मिसाल क्या है, वो अपने वक्त को बहुत समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, इसी में बाद में नहीं पछताते। जो लोग समझदारी से इस्तेमाल नहीं करते वो बाद में पछताते हैं। चौथा पॉइंट, नहीं, चौथा पॉइंट ये है कि अपने गोल सेट करना, यानी अपने वक्त को कहाँ इस्तेमाल करना है। आपको अपने वक्त को इस्तेमाल उन कामों में करना है जो आपको आपके गोल्स के करीब लेके जाएं, आपके मकसद के करीब लेके जाएं। इसकी शानदार जो मिसाल मुझे लगती है वो ये है कि फर्ज करें दो फुटबॉल की टीम हो, जोश और खरोश के साथ मैदान में उतरे, दोनों के तमाशाई देखने के लिए आए हों, दोनों के सपोर्टर आए हुए हों, दोनों टीम्स पूरी तैयारी से आए। जैसे ही खेल शुरू होने वाला हो, दोनों तरफ से गोल पोस्ट हटा दिए जाए। अब क्या होगा? दोनों टीम खेल रही हैं, भाग रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, लेकिन गोल नहीं करेंगी क्योंकि गोल पोस्ट ही नहीं है, वो सुराख ही नहीं है जहां पर उनको गोल करना है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो लोग तमाशाई बैठे हुए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता उकताना शुरू करेंगे कि क्या हो रहा है, तो सिर्फ भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई अंजाम भी है इस भागने के बाद, कहीं पहुंचना भी है, कोई गोल भी है इनका? गोल पोस्ट नहीं है। जिन लोगों की जिंदगी का मकसद नहीं होता वो भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और फिर एक वक्त आता है उकता जाते हैं। शुरू में एक्साइटमेंट होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं वो उनसे उकता जाते हैं। गोल सेट करें, अपने गोल सेट करें, अपने बच्चों के गोल सेट करें। वो आगे आगे चेंज हो सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज आपने गोल सेट किया, आप उस पर काम करते रहे, लेकिन वो गोल आपको एक दूसरे रास्ते पे लेके जाएगा। लेकिन उस रास्ते पे लेके जाएगा क्या? उस रास्ते पे निकल जाइए। उस रास्ते पर जाने के लिए इस रास्ते पर चलना बहुत जरूरी था, यानी गोल सेट करना बहुत जरूरी था। एक लाइन जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने जिंदगी में उससे बहुत ज्यादा फायदा उठाया, वो ये कि अपने ख्वाबों के रास्ते पर चलो, मंजिल पर वो खुद पहुंचा देंगे। चलो तो सही, सिर्फ सोचने से, मंसूबाबंदी करने से आप मंजिल पे नहीं पहुंचते। तो नाज़रीन, गोल सेट करें, अपने भी, अपनी औलाद के भी। अभी आप सेट करें, आगे जाके आप देखिएगा उनको लगता है कि इससे बेहतर रास्ता नजर आ रहा है, आप उनसे बातचीत कीजिएगा, उनको कहिएगा आप इस रास्ते पे चलो। तो कोई चीज हतमी नहीं होती, आपको चलना होता है जिंदगी के अंदर। पांचवी बात, नहीं, पांचवी बात भी बे इंतहा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि कामयाब और खुशहाल घराने में लोग फौरी नताइज की उम्मीद नहीं रखते। वो ये जानते हैं कि नताइज आने में वक्त लगता है, यानी ये लोग मुस्तकिल मिजाजी की कुव्वत से महरूम नहीं होते। जो लोग फौरी नताइज की उम्मीद रखते हैं, जो चाहते हैं फौरन हमें चीजें मिल जाएं, फौरन सब कुछ हो जाएगा, उन लोगों के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती, वो टिक कर काम नहीं करते। इसको आप समझें बड़ी मजेदार मिसाल से। मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो जो उनके फाइनल सेमेस्टर के लिए मैंने उनको एक असाइनमेंट दिया, जिसको हम कहते हैं सबमिशन, कि आप ये प्रोजेक्ट करके ले आइए, ये 40 नंबर का आपका प्रोजेक्ट है, कि आप करेंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आपको सेमेस्टर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। 4 ग्रुप बने। पहले ग्रुप के जो स्टूडेंट्स है, ये वो लोग थे जिनको तकरीबन 40 आउट ऑफ 40 मिले, पूरे ग्रुप को। दूसरा ग्रुप वो था जिनको तकरीबन 35 मार्क्स मिले। तीसरा ग्रुप वो था जिनको तकरीबन 20, 21, 22 नंबर मिले। चौथा ग्रुप वो था जो फेल हो गए। जब वो प्रेजेंटेशन देने के लिए आए, जब उनसे बातचीत की, सवाल किए गए, तो क्या बात समझ में आई? जिस ग्रुप को पूरे के पूरे नंबर मिले थे वो कौन सा ग्रुप था? जब 1 महीने पहले उनको प्रोजेक्ट दिया गया था तो उन्होंने उसी वक्त उस पर काम करना शुरू कर दिया। रोजाना उस पर थोड़ा थोड़ा काम करते रहे, डिस्कस करते रहे। आखिर में पहुंचते हुए उन्होंने इतनी शानदार रिपोर्ट बनाई। उनका टॉपिक था पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, कि उसके उरूज और जवाल की कहानी। इतनी जबरदस्त उन्होंने रिपोर्ट बनाई। दूसरा जो ग्रुप था जिनके तकरीबन 35 के आसपास नंबर आए, ये वो लोग थे जिन्होंने तकरीबन 10-15 दिन पहले काम शुरू किया था। लेकिन ये अच्छे लोग थे, बीच में एक स्टूडेंट की तबीयत भी खराब हुई, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त तक बहुत अच्छी तरह संभाल लिया, एक अच्छी रिपोर्ट बनाई। तीसरा ग्रुप वो था जिन्होंने 4-5 दिन पहले काम शुरू किया, आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं दी, इसी वजह से आखिरी वक्त में आके उनका सारा काम खराब हो गया। चौथा ग्रुप वो था जिन्होंने 2 दिन पहले काम शुरू किया और काम बहुत सारा था, बड़ा प्रोजेक्ट था, वो आखिरी वक्त तक संभाल नहीं सके, क्लास में प्रेजेंटेशन देने भी नहीं आ सके। एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने मुझसे मांगा, एक्स्ट्रा टाइम के बाद उन्होंने खराब रिपोर्ट सबमिट करवाई और वो फेल हो गए। क्यों ऐसा हुआ? हम लोग ये समझते हैं कि हम कर लेंगे, टाल मटोल की हमारे अंदर आदत पैदा हो जाती है,
टाल मटोल की आदत का नुकसान ये होता है कि हम बड़े काम नहीं कर पाते। बड़े काम से मुराद वो काम जिसके नतीजे बाद में आने होते हैं। कहते हैं कि इन ओवरनाइट सक्सेस रिक्वायर्स 20 years स्ट्रगल। रातों रात जो कामयाबी लोगों को मिलती है, उस कामयाबी के पीछे 20 साल की मेहनत होती है। टाल मटोल की आदत से बचने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दो बहुत इफेक्टिव तरीके हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला, टू डू लिस्ट बनाइए। इस पर हम बहुत तफसील से पहले भी बात कर चुके हैं, आज मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। यानी आप रोजाना सोने से पहले या सुबह सुबह लिस्ट बनाइए कि पूरे दिन आपको क्या करना है। और दूसरा काम बड़ा इफेक्टिव है, वो ये है कि आप अपने बच्चों के साथ अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप का काम करिए। यानी आप बच्चों से कहिए कि तुम लोग क्या क्या काम कर रहे हो, इस पर नजर रखिए। और बच्चों से ये कहिए कि हम कहां गलतियां कर रहे हैं, आप इसकी निशानदेही करें। अच्छा, बड़ा मजेदार तरीका है। हम अक्सर अपनी बेटी हादिया से कहते हैं कि बेटा हम लोग तो बिगड़ गए, हमें जो कुछ करना था हमने कर लिया, अब हमें सुधारने का काम तुम्हारा है। ये जिस तरह हम तुम्हारी गलतियों की निशानदेही करते हैं, इस तरह हम जहां गलतियां करें उसको तुम्हें पूरी लिबर्टी है कि हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। फिर जब हम ये कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, मिसाल के तौर पर गुस्सा नहीं करेंगे, जल्दी उठेंगे या दूसरे काम, तो हम एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं कि क्यों अमल नहीं किया। फिर हम दोबारा कमिटमेंट करते हैं कि दोबारा अमल करेंगे। गलती होगी, फिर दोबारा कोशिश करेंगे अब ना हो, फिर गलती होगी, फिर कोशिश करें अब ना हो। ये जहन से ख्याल नहीं निकले कि अब हम तर्क कर दें आइडिया अपने आप को इंप्रूव करने का ना। छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मनफी लोगों से दूर रहें। इसको आप समझिए वायरस की तरह। वायरस का काम क्या होता है? जब वायरस किसी सिस्टम के अंदर, जिस्म के अंदर आता है, तो उसके तीन काम होते हैं। पहला काम ये कि वो डुप्लीकेट करता है, अपने जैसा एक और वायरस बनाता है। फिर पेनिट्रेट करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता नफूस करता है, आगे आगे फैलता है। फिर वो स्प्रेड करता है, फिर वो तेजी से बाहर निकलता है और लोगों को मुतासिर करता है, पूरी बॉडी को मुतासिर कर देता है। ख्यालात भी ऐसे ही होते हैं। एक नेगेटिव ख्याल हमारे जहन में आता है, वो नेगेटिव ख्याल दूसरे नेगेटिव ख्याल को जन्म देता है। आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव हमारा दिमाग हो जाता है। उसके बाद हम जिन लोगों से मिलते हैं, हम उन्हें भी नेगेटिव कर देते हैं। ख्यालात पॉजिटिव भी होते हैं। पॉजिटिव ख्याल आता है, वो मजीद पहले डुप्लीकेट करता है, पेनिट्रेट करता है, फिर स्प्रेड करता है। ये ख्यालात आते कहां से हैं? उसका जो बहुत बड़ा सोर्स है वो है आप किन लोगों में वक्त गुजारते हैं। अगर आपका बेशतर वक्त नेगेटिव लोगों में गुजरता है, या बाज़ औक़ात थोड़ा सा वक्त भी गुजरना नेगेटिव लोगों के साथ बड़ा तबाहकुन हो सकता है। तो नेगेटिव लोगों के साथ अगर आप वक्त गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को करप्ट कर रहे हैं और नाकाम और बदहाल घराने की बुनियाद रख रहे हैं। और अगर पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, तो ये आपके लिए जाहिर सी बात है बहुत इफेक्टिव है। सातवीं चीज सातवीं चीज ये है कि आप अपने एक्शंस पे अमल करें और मुस्तकिल अपने आप को इंप्रूव करते रहें। अगर आप लोगों को सुधारने की, बदलने की बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं, आप अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश कर चुके हैं, अपने शरीर का हैरत के आसपास के लोगों को सुधारने की कोशिश कर चुके हैं, और आप हमेशा नाकाम होते रहें, तो यकीन करें अब खुद को सुधारने की जरूरत है, खुद को बदलने की जरूरत है। हम खुद को फरामोश कर देते हैं और दुनिया जहां को बदलने की फिक्र करने लग जाते हैं। सक्सेस फॉर्मूला याद रखें कि आपके अंदर किसी काम की लगन होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। पहला पॉइंट। इस सातवें पॉइंट के चार हिस्से हैं। पहला पॉइंट, कोई भी चीज चाहते हैं, आप बच्चों की इस्लाह चाहते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा चुस्त होना पड़ेगा। आप अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, किसी पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, चुस्त होना पड़ेगा। नंबर 2, एक्शन लीजिए। नंबर 3, उस एक्शन पे नजर रखिए क्या नतीजे आ रहे हैं। नतीजे मुनासिब नहीं आ रहे हैं तो अपने एक्शंस को चेंज कीजिए। फिर जो रिजल्ट आएगा, फिर दोबारा उस पर नजर रखिए, फिर बेहतरी। ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। नाज़रीन, अगर आप अपनी ग्रोथ के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, अपनी बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बाकी जो 6 चीजें हैं, बाज़ सारी की सारी बेमकसद रहती हैं। 7 बातों पर अमल करें, कामयाब और खुशहाल घराने की बुनियाद रखेंगे, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मजीद ट्रेनिंग सेशंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 7 बातें आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशगवार तब्दील रहेंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।